कि आखिर क्या हुआ इंडियन इकोनॉमी के साथ कि 14 डेज का ही पैसा बचा, और आखिर उस रात को क्या हुआ कि कैसे इंडियन इकोनॉमी को बचाया। एक मैंने बहुत बड़ा हिंट छोड़ा था आपको, कौन पर्सन था जो इतनी बड़ी इकोनॉमी को बचा ले गया, इतने बड़े इंडिया को बचा ले गया। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, देखिए ये इंसान कितना बड़ा स्टेटमेंट देता। ये इस इंसान ने बोला कि भैया सही बात है, देश ही नहीं रहेगा तो हम तुम कहां किस खेत की मूली, हम तुम क्या करेंगे, जब देश ही नहीं रहेगा तो राजनीति कहां करोगे, पॉलिटिक्स कहां करोगे। तो उन्होंने बोला तुम टेंशन मत लो, आप कराओ, बाकी हम देख लेंगे। इंडिया ने क्या किया, इंडिया जो है पहुंची किसके पास, वर्ल्ड बैंक के पास। और वर्ल्ड बैंक का एक और नाम था सर, दैट वाज नोन एज IBRD। याद रखिएगा, इसको एग्जाम में एक बार MCQ पूछा था। इसके बाद ट्रेड बैरियर का मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, टैरिफ, कोटा सब खत्म करो, बोलो हाँ या ना। तो जो गवर्नमेंट ने 40 सालों में इंप्लीमेंट करके चीजों को रखा होता है उसको इन्होंने हटाया। गवर्नमेंट ने क्या किया, 29 इंडस्ट्रीज से कट करके सीधे किसमें कर दिया, 3 इंडस्ट्रीज में अपने आप को समेट से दिया, मतलब प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर के रोल को खत्म कर दिया, कम से कर दिया। और ये 3 क्या थे, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये एग्जाम में आपको पूछेगा। डिफेंस, एटॉमिक और रेलवे, यही 3 ऐसी जगह है जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने अंडर में चीजों को रखा। बाकी जो है कि सारी चीजें खत्म कर दी। सारा खेल इसी के लिए तो हो रहा था, सारा खेल हो रहा था फॉरेन एक्सचेंज के लिए, कि फॉरेन एक्सचेंज जो है खत्म हो गया, 14 दिन का ही बचा था, इसी के लिए इतनी बड़ी पंचायत रची गई, $7 बिलियन का लोन उठाया गया, सब किया गया इसी के लिए ना। तो इससे रिलेटेड जो रिफॉर्म्स आए थे, दैट वाज नोन एज क्या, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे सब लोग। और देखिए आज सर फिर से मैं एक बार अभय कुमार सिंह कॉमेट हब परिवार की तरफ से सर आपके लिए एक नई क्लास के साथ आया, नई टॉपिक, जिसमें सर क्या अभी तक एक आप लोगों को सर हम लोग इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे थे। इंडियन इकोनॉमी में सर हम लोगों ने लगभग 2 चैप्टर्स कवर कर लिए। क्या इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की, कैसे ब्रिटिशर्स आए, कैसे गए, ये सारी चीजों पे बात हुई थी। देन उसके बाद कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम 1950 टू 1990 की बात की कि आखिर क्या हुआ 1950 से 1990 के बीच में, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ था, ये सारी चीजों पर बात हुई थी हमारी। क्लियर है। आज सर जो बात होने वाली है, और उसमें देखिए सर पिछली क्लास में जो है कि मैंने आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पे ले आके चीजों को छोड़ दिया था। क्या था कि आखिर क्या हुआ इंडियन इकोनॉमी के साथ कि 14 डेज का ही पैसा बचा, और आखिर उस रात को क्या हुआ कि कैसे इंडियन इकोनॉमी को बचाया। आखिर एक मैंने बहुत बड़ा हिंट छोड़ा था आपको, कौन पर्सन था जो इतनी बड़ी इकोनॉमी को बचा ले गया, इतने बड़े इंडिया को बचा ले गया। चलिए सर आज उसी चैप्टर की बात हम करेंगे, जो है कि दैट मीन्स क्या था चैप्टर का नाम है दैट इज लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ध्यान से सुनिएगा सर, है क्या ये, आखिर ये कहां से ये नाम आया जिसको हम बोलते हैं LPG। सर LPG लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं, सिलेंडर वाला नहीं भाई, ये जो है दूसरी चीज। तो सर देखिए इस क्लास में जो है कि हम बड़े इंटरेस्टिंग से फैक्ट पढ़ेंगे, और बहुत पुरानी बात नहीं सर, हम 90s के बाद की बात करेंगे, 1990 के बाद क्या हुआ था। तो सर समझिएगा, अभी जस्ट पिछली क्लास में हम लोगों ने एक जगह पे जाके चीजों को छोड़ा था, दैट वाज कि 1990 तक, कब तक, 1990 तक इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ 14 डेज का क्या बचा था, फॉरेक्स बचा था। क्या बचा था, फॉरेक्स। क्लियर है, फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था सिर्फ और सिर्फ 14 दिन का। देन उसके बाद अब इंडियन गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई जाके कि आखिर कैसे बचाएं अपनी इकोनॉमी, ये तो हमारी इकोनॉमी एकदम से कोलैप्स होने की कगार पे आ गई। तो सर इस चीज को उस टाइम में सर सरकार थी किसकी, नरसिम्हा राव जी PM थे, नरसिम्हा राव, ये हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, अब समझना। तो इनका कहना ये जो है कि जब ऐसे ही जब इनको पता चला, ये सारी इंफॉर्मेशन इनके पास आई, तो जब ये इन्होंने मीटिंग्स बैठाई ना, ध्यान से सुनिएगा वो कहानी, इन्होंने मीटिंग्स बैठाई, तो मीटिंग्स में ये अराइज हुआ कि आखिर क्या किया जाए, कैसे चीज़ों को जो है कि टैकल किया जाए, क्या कि कैसे हमारी इकोनॉमी इस एकदम से गहरे गड्ढे की तरफ जा रही है, कैसे हमारी इकोनॉमी एकदम कोलैप्स होने की तरफ जा रही है, कैसे संभाला जाए, क्या करें भाई, कुछ तो बताओ, कोई रीज़न तो बताओ। तो उस टाइम में सर कुछ लोगों के नाम जो है जो मैं ले रहा हूं, आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। उस टाइम में प्रणब मुखर्जी जी जो बाद में इंडिया के जो है राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, देन उसके बाद जो है कि आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी, मोस्ट लेजेंडरी पर्सन। ठीक है, तो ये लोगों का जो है कि एक बहुत बड़ा रोल आया। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रणब मुखर्जी जी जो है कि बोले
नरसिम्हा राव जी को कि सर एक ही इंसान है जो आपको बचा सकता है इन चीज़ों से, क्योंकि अब हमारी इकॉनमी को बचा पाना मुश्किल है। तो अब कहना ये था नरसिम्हा राव जी, अरे ये कौन है, इतना बड़ा जो है इंसान कौन है। तो सर प्रणब मुखर्जी जी ने नाम उठाया किसका, दैट वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह का। किसका नाम उठाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम उठाया। और सर इनको जो है बाद में ये हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, और ये ऐसा एक पर्सन है जो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, हमारे कंट्री के आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। सर ये बंदा देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर भी रहा है, ठीक है, ये पर्सन जो है आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, और ये पर्सन जो है फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। समझ में आया क्या, ये याद रखने का है। तो अगर कभी क्वेश्चन में पूछता है हु वॉज द इंडिविजुअल पीएम टू बिकेम टू एक्ट एज आरबीआई गवर्नर एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो सर डॉक्टर मनमोहन सिंह। सोचिए ये कितने लेजेंडरी पर्सन थे। सर हम जैसे काफ़ी लोग जो है कि इनको बहुत ज़्यादा, जो इकोनॉमिक्स की फील्ड में है, जो कॉमर्स की फील्ड में है, वो इनके सर रोल को नहीं भूल सकता। कुछ लोग सर कुछ भी बोलते हैं, गालियां देते हैं, क्या बोलते हैं सर, कठपुतली भी वर्ड इनको लिए यूज़ किया गया, बट ये बंदा एकदम से शांत रहा। कहा जाता है ना कि एक शांत इंसान जो है जीवन में सबसे बड़ा भूचाल ले आता है, और वो अपने बात से जवाब देता है। एक वर्ड मैं काफ़ी बार उनको यूज़ करता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। यही चीज़ ये बंदा करता था। ये जो है, ये पर्सन इतना आम पर्सन नहीं था जितना हम लोग इनको बना दिए थे आफ्टर बिकमिंग अ पीएम। ये पर्सन 1982 के टाइम में आरबीआई के गवर्नर थे। नाबार्ड, जो नाम आपने सुना होगा, नाबार्ड को ले आने वाले पर्सन यही है। समझ में आया, मनरेगा का प्रोजेक्ट ले आने वाले पर्सन यही हैं। एग्रीकल्चरल सब्सिडी का जो है कि जो है प्रोजेक्ट ले आने वाले यही हैं। देन उसके बाद सर 2008 एक ये दौर भी था। 2008 में वर्ल्ड रिसेशन आई थी, कितनी बहुत बड़ी रिसेशन, पूरे वर्ल्ड में मंदी आई थी, लेकिन इंडिया को कुछ नहीं हुआ था। इन्होंने ऐसी पॉलिसी इस तरीके से सेट किया चीज़ों को कि इंडिया को दिक्कतें नहीं अराइज हुई थी। सोचिए जरा सर, इस पर्सन को हम लोग इतना आसान नहीं ले सकते थे। तो नरसिम्हा राव जी ने जो है इनको कॉल किया। एक्चुअल में ये जो है देखो, लेक्चर उक्चर लेते रहते थे, यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस भी लेते रहते थे। तो यहाँ पे जो है कि नरसिम्हा राव जी ने कॉल किया तो इनकी वाइफ ने रिसीव किया था, ठीक है। हालांकि बहुत बड़ा सोर्स नहीं, मैंने भी कुछ किताबों में ही इन चीज़ों को देखा है, पढ़ा है, तो ये मैं आप लोगों को एक लाइव बता सकता हूँ कि नरसिम्हा राव जी ने जब इनको कॉल किया तो ये जो है कि क्लास उस ले रहे थे। तो इनकी वाइफ जो है फ़ोन उठाई, बोली कि मतलब पीएम हाउस से कॉल गया था, तो भाई बोले कि अभी तो वो क्लास ले रहे हैं। नरसिम्हा राव जी के जो पीए थे उन्होंने बोला कि जब भी सर आते हैं तो प्लीज़ बोलिएगा कि पीएम सर का अर्जेंट कॉल था, ठीक है। तो जब ये क्लास हाउस लेके आए तो इनकी वाइफ जो है बोली कि अरे पीएम सर का कॉल आया था, आपको बहुत अर्जेंट याद कर। अब ये सोच रहे हैं ऐसा क्या हो गया भाई। ये तुरंत जो है कि दिल्ली रवाना हुए और दिल्ली में जाके मीटिंग हुई। मीटिंग में नरसिम्हा राव जी ने बोला कि देखो, अब ये इकोनॉमिस्ट बंदा था, ये देश की कंडीशन इनको पता थी, बट ये फिर भी एक्टिंग एज कि हमें कुछ पता ही नहीं, ठीक। वही बोला ना कि शांत आदमी है, वो एक्टिंग इस तरीके से कर रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते। तब नरसिम्हा राव जी ने सारी प्रॉब्लम बताई, प्रणब मुखर्जी जी भी वहाँ थे। तो मनमोहन सिंह ने बोला कि उन्होंने बोला कि आप ही हैं जो बचा सकते हैं। तो नरसिम्हा राव जी, अरे मनमोहन सिंह जी ने बोला कि ठीक है, हम इस चीज़ को कोशिश करेंगे, हम पूरा अपना 100% क्या 1000% भी देंगे, अपनी इंडिया है, हमारी इंडिया है, हम इसको बचाएंगे। बट ये है कि इसमें आपके पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो नरसिम्हा राव जी का कहना यह था कि ठीक है, उसकी टेंशन आप मत लो। वो कहा कि अगर मैं कोई भी प्लान बनाऊंगा, कोई भी पॉलिसी बनाऊंगा, कोई भी बिल बनाऊंगा, कोई भी अमेंडमेंट बनाऊंगा, तो आपको लोकसभा में पेश करना पड़ेगा, जहां पे आपको अपोजिशन पार्टी परेशान कर सकती है, और आपके पास दिन बचे हैं सिर्फ 14। समझ में आया। तो उनका कहना यह था कि ठीक है, तुम उसकी प्रॉब्लम मत लो,
आप अपना प्लान से स्ट्रेटेजी बनाओ कैसे क्या करना है, बाकी पॉलिटिकल वाली प्रॉब्लम मेरे पे छोड़ो। तो नरसिम्हा राव जी के बहुत बड़े दोस्त हुआ करते थे। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हालांकि दोनों लोग अलग अलग पार्टी में थे। नरसिम्हा राव जी कांग्रेस की सरकार में थे और अटल बिहारी जी बीजेपी। तो लेकिन ये था कि दोस्ती तो थी ना सर। यही देखिए, दोस्ती की परिभाषा यही है भाई। हम कहीं भी रहे, हमें ठीक है, हमारी हमारी जो है कि सोच अलग हो सकती है, लेकिन हमारी दोस्ती थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो नरसिम्हा राव जी इनको अटल बिहारी वाजपेयी जी को कॉल किए, अब मिलने के लिए बुलाए कि भाई मिलना था, कुछ काम था। अब भाई बुलाया तो भाई को तो आना पड़ेगा ना। तो भाई बोला ठीक है भाई आते हैं, भाई बुलाया है। ये लोग पहुंचे तो जब वहाँ पे नरसिम्हा राव जी ने ये चीज़ रखी कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, क्या आप जो है कि, क्योंकि उस टाइम में अपोजिशन में लीडिंग पार्टी कौन थी? बीजेपी। तो उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, अगर देश ही नहीं रहेगा, अपनी इंडिया नहीं रहेगी, तो हम तुम चुनाव कहाँ लड़ेंगे? चाहे हम हो चाहे तुम हो, राज कहाँ करेंगे? हम तुम कहाँ चुनाव लड़ेंगे? हमको तुम जनता के बीच में कहाँ रहेंगे जब जनता ही नहीं रहेगी, हमारा कंट्री देश ही नहीं रहेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, देखिए ये इंसान कितना बड़ा स्टेटमेंट देता था। ये इस इंसान ने बोला कि भैया सही बात है, देश ही नहीं रहेगा तो हम तुम किस खेत की मूली हैं, हम तुम क्या करेंगे? जब देश ही नहीं रहेगा तो राजनीति कहाँ करोगे, पॉलिटिक्स कहाँ करोगे? तो इन्होंने बोला तुम टेंशन मत लो, आप कराओ, बाकी हम देख लेंगे ना। तो इन्होंने बोला कि अपोजिशन से टेंशन नहीं है, आप अपना काम करो, देश बच सकती है तो बचा लो। ठीक, अब हो हल्ला नहीं मचाया इन्होंने कि अरे लगे स्टेटमेंट रिलीज करने की, कांग्रेस सरकार ने या किया वाह किया, कुछ ऐसा नहीं। सर देखिए कितने महान आदमी की बात हो रही है, ऐसे ही नहीं इस आदमी को बहुत महान बोला गया। ठीक, तो मतलब उनका यह था कि उन्होंने इस चीज का फायदा नहीं उठाया। उन्होंने बोला कि आप करो, जो होगा हम देख सकते हैं, देख लेते हैं, हम कोशिश करेंगे अपोजिशन से आपको दिक्कतें ना हो। तो इस वजह से तब जो है कि जब इधर से पूरा अपोजिशन से भी सपोर्ट मिल गया, तब मनमोहन सिंह को एकदम खुला छूट मिल गया। तो तब जाके मनमोहन सिंह जो है सारी प्लान्स एंड पॉलिसीज बना के नरसिम्हा राव जी के साथ चल पड़े। कहाँ? फ्लाइट पकड़े और चल पड़े कहाँ? दैट इज यूएसए। अब यूएसए के पास गए, और यूएसए गवर्नमेंट के पास नहीं गए। यूएसए में दो महारथी बैठे हुए थे। कौन कौन? एक था वर्ल्ड बैंक और दूसरा था आईएमएफ। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास पहुंचे कब? 1991 में। ठीक है, 1991 में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास पहुंचे कि सर हमें जो है कि ज़रूरत है पैसे की। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने अपनी बहुत सारी शर्तें रखी, बहुत सारी चीज़ों पे। देखो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इतनी छोटी इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, बहुत बड़ी, पूरे वर्ल्ड को देख रही है। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने बोला कि ठीक है, हमको पता है तुम्हारे इंडिया में क्या चल रहा है, क्या दिक्कतें हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारी कुछ कंडीशंस है, अगर उनको तुम फॉलो कर लेते हो तो हम तो वो। मनमोहन सिंह बोले ठीक है, हमें मंजूर है। तब जाके वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने सर क्या किया? $7 बिलियन, याद रखिएगा इस अमाउंट को, $7 बिलियन का क्या दिया? लोन दिया। किसको? $7 बिलियन का लोन, बहुत बड़ा अमाउंट उस टाइम 1991 में इंडिया को लोन मिला। तो ये तब जाके इंडिया वहाँ से पैसा लेके आया इंडिया में, और तब जाके इंडिया ने लॉन्च किया, दैट वाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसको हम एनईपी 1991 बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 लॉन्च किया, जिसके अंडर में ये नाम आया एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एक्चुअल में ये तीन शर्तें हैं किसकी? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की। याद रखिएगा, ये तीनों कंडीशंस है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों कंडीशन है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की, जो हम आगे अभी आपसे डिस्कस करेंगे। तो इतना माहौल समझ में आया क्या हुआ था उस दिन, कौन कौन बहुत बड़ा किंग मेकर बन के आया, कौन बहुत बड़ा जो है कि एकदम से चीज़ों को चेंज करके निकल के लेकर आया, वो ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो अभी अगर आप थोड़ा बहुत भी इनके बारे में नेगेटिव चीज़ें रखते हैं तो सर प्लीज़ भूल जाइए। रीज़न इज़ दैट इस पर्सन की वजह से आज आप फ्रीली इतना मूव कर रहे हो, हर चीज़ यूज़ कर रहे हो, हर सब कुछ कर रहे हो। क्लियर है? कोई आपको रोक टोक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप एकदम फ्री है, इंडिया में जी रहे हो। क्लियर है? तो समझ में आया
जल्दी से बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, ठीक है। चलो अब सर देखिएगा खेल, सबसे पहले हमें यह पढ़ने हैं कि आखिर इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों। तो इसीलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, दैट इज प्रॉब्लम्स, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि, या इसी को हम बोलते हैं रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्या बोल सकते हैं, रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म। क्यों सर जो है हमें अपनी इकोनॉमी में चेंजेस ले आने पड़े, रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंजेस, क्यों हमें अपनी इकोनॉमी में चेंजेस ले आना पड़ा, क्लियर है। अब इसका रीजन ये था, ध्यान से सुनना, इसका रीजन ये था कि सबसे पहला है दैट इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है। सर हमारा सबसे पहली चीज है पब्लिक सेक्टर ही सही से परफॉर्म नहीं कर पाया, सही से रोल प्ले नहीं कर पाया पब्लिक सेक्टर। इस वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम अराइज हुई कि पब्लिक सेक्टर का काम, गवर्नमेंट सेक्टर काम कर ही नहीं पाए। जबकि देखो प्राइवेट को भी हमने बहुत बड़ा मौका नहीं दिया, प्राइवेट को भी, अभी पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत मौका नहीं मिला। दूसरा चीज़ ये था पब्लिक सेक्टर को भी बहुत अच्छा जो है कि हम परफॉर्म नहीं कर पाए, ना हमारी गवर्नमेंट उतनी अच्छी परफॉर्म कर पाई, सारी चीज़ों में हम लगभग से फेल कर गए। तो जब इन चीज़ों में हम फेल कर गए तो क्लास इसीलिए जो है क्या होने लगा कि दिक्कतें अराइज होने लगी। दूसरा था सर दैट वाज डेफिसिट इन बीओपी। बीओपी का मतलब होता है सर बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है, ध्यान से सुनना, ये एक्चुअल में होता है एक स्टेटमेंट। क्या होता है, एक स्टेटमेंट जो दिखाता है कि हम कितना हमारे कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है और कितना हमारे कंट्री से एक्सपोर्ट हो रहा है, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी घाटा होने लगा, दैट मीन्स हमारे इकोनॉमी में इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा था और एक्सपोर्ट हमारी इकोनॉमी से कम हो रहा था। तो इस वजह से ये घाटा, मतलब कहीं ना कहीं जब ज़्यादा खरीदोगे और एक्सपोर्ट कम होगा तो हमारी फॉरेक्स जाने लगी थी। क्या जाने लगी थी, फॉरेक्स, फॉरेन करेंसी हमारे इंडिया से जो है ज़्यादा बाहर जाने लगी थी। क्लियर है, समझ में आया, विदेशों में ज़्यादा जाने लगी थी, दैट मीन्स हमारे पास ऑप्शंस नहीं बच रहे थे। क्लियर, ये समझ में आया। देन उसके बाद थर्ड क्या था, दैट वाज इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर सर इकोनॉमी में जो है कि मनी सप्लाई इतनी बढ़ गई थी उस टाइम में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर सारे प्रोजेक्ट में सरकार पैसा इतना लगा रही थी कि इकोनॉमी में पैसा बढ़ गया था। अब इकोनॉमी में पैसा बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ गई थी, महंगाई की सिचुएशन आ गई थी, सबके जेब में इतने पैसे हो गए थे कि दिक्कतें अराइज होने लगी थी। फिर अगला था फॉल इन फॉरेक्स। अब सर जब, एक बात बताइए, फॉरेन एक्सचेंज, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी गिरावट आ गई। क्यों नहीं गिरावट आएगी सर, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो सर गिरावट आना तो लाजमी था, फॉरेक्स कम होना ही होना था, बिल्कुल कम होना था। ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर गया। देन उसके बाद अगला था ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट्स। ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट्स, ये देखिए सर अभी हम पिछला ही चैप्टर पढ़ा रहे हैं आपको एक तरह से। ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट्स, हमारे ऊपर कर्ज का बवाल मचने शुरू हो गया, हम लगातार कर्ज के जाल में फंसते चले जा रहे थे। भारत सरकार लगातार कर्जा लेके जो है काम करते चली जा रही थी, लेकिन कर्ज चुका नहीं पा रहे थे। पता चले एक कर्जा लिया, एक कर्जे को लेने के लिए दूसरा पर कर्जा लिया, इसी तरीके से पंचायत चल रही थी। और लास्ट में इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी हमारा, पब्लिक मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं रहा, इस वजह से भी हम चीज़ों को, ह्यूमन कैपिटल को, फिजिकल कैपिटल को उतना अच्छा मैनेज नहीं कर पाए, उतने अच्छे से नहीं यूज़ कर पाए, उनको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाए, एम्प्लॉय नहीं कर पाए अच्छे तरीके से। तो इससे भी हमारे आउटपुट में गिरावट आने लगी, जिसके वजह से इकॉनमी को पूरी तरीके से प्रॉब्लम आने लगी। और मजबूरन जो है इंडियन इकॉनमी को क्या करना पड़ा, इंडियन इकॉनमी को फोर्स होना पड़ा किसमें, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। क्या लाइए, रिफॉर्म्स। क्लियर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चा। ये देखो, ये एग्जाम में आता है, रिफॉर्म्स, रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आया गया, ये आप रीजंस बताएंगे, 6 पॉइंट का जवाब आपके पास है। क्लियर है, चलिए अगला देखिएगा। तो सर
इसी चीज के लिए, इन्हीं चीजों को चेंज करने के लिए जो है इंडिया ने क्या किया, इंडिया जो है पहुंची किसके पास, वर्ल्ड बैंक के पास। और वर्ल्ड बैंक का एक और नाम था सर, दैट वाज नोन एज आईबीआरडी। याद रखिएगा, इसको एग्जाम में एक बार एमसीक्यू पूछा था, आईबीआरडी। तो सर आईबीआरडी का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सर याद रखिएगा, ये एक ऐसी बैंक है जो किसी भी कंट्री को रिकंस्ट्रक्शन, दोबारा से उठने में हेल्प करती है और डेवलपमेंट में मदद करती है। और एक दूसरा नाम था, दैट वाज आईएमएफ। इंडिया इन्हीं दोनों के पास पहुंचा, ठीक है। क्या अब देखो, मैंने अभी जस्ट बोला ना कि इन दोनों ने अपनी कुछ शर्तें रख दी। शर्तें क्या रखी, देखो सबसे पहले याद तो करो कि इंडिया ने क्या लगा दिया था सर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगाते, बहुत ध्यान से समझना, क्या लगा दिया था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगा दिया था। फिर उसके बाद टैरिफ लगा दिया था, लगाया था, कोटा लगाया था। देन उसके बाद इन्होंने जो है क्या कर दिया था सर, लाइसेंसिंग लगा दिया था, लगाया था। जब इतने रेस्ट्रिक्शंस इंडिया लगा के रखा हुआ था, पक्का याद है। लाइसेंसिंग में भी सर 3 कंडीशन थी, न्यू पे भी लाइसेंस लगा दिया था, एग्जिस्टिंग को एक्सपेंड करने पे भी लाइसेंस, और डाइवर्सिफिकेशन पे भी लाइसेंस लगाया था कि नहीं, ये याद है, पिछले क्लास में हम लोग यही चीजों पे डिस्कस किए थे। जब ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास इंडिया पहुंचा तो इन्होंने बोला कि पहला काम, हमारी 3 शर्तें हैं। कितनी शर्तें, 3 कंडीशन है, अगर मानोगे तो पैसा हम दे पाएंगे, वरना नहीं। क्योंकि देखो ये सब भी इतना छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये पूरे दुनिया को देख रही है कि दुनिया में हो क्या रहा है, कौन कितना परेशान है, कैसे क्या है। तो इनका भी अपना सिचुएशन था। तो इन्होंने सबसे पहला क्या बोला कि भाई पहले तो रिमूव करो, क्या, रिमूव रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। ये जो तुमने प्राइवेट सेक्टर पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखा हुआ है, इनको हटाओ। मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव जी के सामने ये पहला शर्त रखा कि तुम पहले ये जो रेस्ट्रिक्शंस है ना, इनको हटाओ। किस पे लगाओ, प्राइवेट सेक्टर पे, इसको हटाओ। देन उसके बाद इन्होंने दूसरा बोला क्या, रिड्यूस द रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। जो गवर्नमेंट सेक्टर है इसके रोल को कम करो जरा। सरकार के जितने भी रोल है ना, इनको खत्म करो। जो तुम सब कुछ अपने हाथों में लिए पड़े हो, याद है, शेड्यूल ए कितनी इंडस्ट्रीज थी, 17। शेड्यूल बी में कितनी इंडस्ट्रीज थी, 12। पूरा यही तो ओन कर रहे थे गवर्नमेंट। इन्होंने बोला कि जो तुम गवर्नमेंट सेक्टर, जो तुम सब कुछ अपने हाथों में लेके रखे हो ना, इसको खत्म करो, ठीक है। और तीसरा जो है इनका था क्या, रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो भी तुम बैरियर लगा के रखे हुए हो, जो भी रेस्ट्रिक्शन लगा के रखे हुए ट्रेड पे, किस पे, ट्रेड पे, इसको खत्म करो। तो सर अगर देखिए तो यहां वाली चीजें ही तो खत्म हो रही हैं। रेस्ट्रिक्शन हटाने का मतलब लाइसेंसिंग खत्म करो, ठीक। रोल को खत्म करने का मतलब शेड्यूल ए शेड्यूल बी वाला कंडीशन खत्म करो। उसके बाद ट्रेड बैरियर का मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, टैरिफ, कोटा सब खत्म करो। बोलो हाँ या ना। तो जो गवर्नमेंट ने 40 सालों में इंप्लीमेंट करके चीजों को रखा हुआ था, उसको इन्होंने हटाया। रेस्ट्रिक्शंस हटाने का मतलब लिबरल बनना, जहां पे नाम आया एल, लिबरल मतलब लिबरलाइजेशन, ठीक है। रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर कम होगा तो कौन आएगा, प्राइवेट सेक्टर आएगा, तो प्राइवेटाइजेशन आ जाएगी, तो स्टैंड्स फॉर पी। और बैरियर हटाने का मतलब हम फ्री हो गए, मतलब हम ग्लोबल हो गए, चारों तरफ घूमने फिरने लगे, आराम से हर जगह इंटरेक्ट कर सकते थे, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कहीं कोई टैरिफ कोटा नहीं है। तो देखो एल, पी और जी, तो इसीलिए एलपीजी नाम बना था कि यहीं पे इंडिया जब मान गया कि हाँ ठीक है सर, हम इन तीनों चीजों पे मान जाते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है, लो भैया $7 बिलियन का लोन पकड़ो। कितने डॉलर का, $7 बिलियन का लोन लो, हम तुमको पैसा दे रहे हैं $7 बिलियन। लेके पैसा इंडिया आया और इंडिया ने अपनी इकोनॉमी में क्या लॉन्च कर दिया, दी
द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, ये लॉन्च कर दिया। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसके अंडर में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन फॉलो किया उन्होंने। समझ में आया? देखो इतना आसान तरीके से कैसे ये आपको कोरिलेट करना है, कैसे प्रॉब्लम्स को आप जो है कि यहां पे बना रहे हो, कैसे शर्तें बना दी आरबीआई और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने, सारी चीजों पे आपने पढ़ा। ठीक है, अब सर समझिएगा, बात समझ में आए? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना। तो हो गया, चलो अब सर देखना, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, ठीक है, 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, ये कब आई थी सर? ये आई थी जुलाई 1991 में। कब आई थी? जुलाई 1991 में। क्लियर है? अब सर इसके दो मेजर्स बने। क्या बने? इसके दो मेजर्स बने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हमारा कुछ कंडीशन रहेगा इसको फॉलो करने का। पहला था इनका कि स्टेबलाइजेशन मेजर, एक मिनट, स्टेबलाइजेशन मेजर, और दूसरा था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। ठीक है, ध्यान से सुनना। स्टेबलाइजेशन मेजर क्या था, ध्यान से समझना। स्टेबलाइजेशन मेजर समझना सर, एकदम सिंपल। स्टेबल, एक इकोनॉमी जो बैलेंस्ड सिचुएशन में हो। किस सिचुएशन में हो? बैलेंस्ड सिचुएशन में। बैलेंस सिचुएशन का मतलब ना डिमांड ज्यादा ना सप्लाई ज्यादा, सब कुछ स्टेबल होना चाहिए। बट यहां पे उनका कहना यह था कि हमारी इकोनॉमी जो एकदम से अनस्टेबल चल रही थी, उसको जो है हमें क्या करना है? स्टेबल बनाना है। और दूसरा इनका कहना यह था कि हम अपने इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे, पूरा तरीका ही, तौर तरीका ही बदलेंगे। किसके अंडर में? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के अंडर में। समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत सर? स्टेबलाइजेशन मेजर्स में क्या था सर? सबसे पहली बात याद रखिएगा, पहला मेंटेनिंग फॉरेक्स। सबसे पहला यह था कि इनस्टेबिलिटी कहां से आई थी? फॉरेक्स के ना होने की वजह से ही तो आई थी। तो उन्होंने बोला फॉरेक्स को मेंटेन करना है, मतलब हमें कुछ ऐसा तरीका लगाना होगा कि हमेशा हमारे पास फॉरेन करेंसी आती रहे, जाती भी रहे तो आती भी रहे, हमें यह तरीका लगाना पड़ेगा। समझ में आया? और दूसरा इन्होंने बोला क्या? कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था। किसको कंट्रोल करना था सर? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था, महंगाई को कंट्रोल में रखना था। ये इनका दो मेजर आया, स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल। स्टेबलाइजेशन में दो काम इन्होंने करना था। पहला क्या काम करना था? मेंटेनिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को अच्छा खासा मेंटेन करके रखना, एक टारगेट बना। और दूसरा टारगेट बना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। बोलो समझ में आया? पक्का? और दूसरा जो आया ना, क्या स्ट्रक्चर कैसे चेंज करना था? तो सर सबसे पहला था कि फॉरेन कंपटीशन को फेस करना था। फॉरेन कंपटीशन, बात समझना। फॉरेन कंपटीशन फेस करने का मतलब अब हमको यह था, हमारा हम अपना स्ट्रक्चर बदलेंगे। स्ट्रक्चर बदलने का मतलब हमारा तौर तरीका, ढांचा बदल जाएगा। अब हम विदेशों से कंपटीशन फेस करेंगे, हमारा यह भी टारगेट रहेगा। और दूसरा यह था इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। अपनी एफिशिएंसी को क्या कर देना था? बढ़ा देना था, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना था। देखो ध्यान से समझना ये चीज। मेजर्स जो आए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में वो दो थे, स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चर रिफॉर्म। स्टेबलाइजेशन में था फॉरेक्स मेंटेन करना और इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। स्ट्रक्चर बदलने का मतलब पहला हमें फॉरेन से कंपटीशन अब फेस करने का टारगेट बनाना था, और दूसरा हमें अपनी एफिशिएंसी, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना था। क्लियर है? ये इतना काम इन्होंने सोचा था किसमें? जो मेजर्स ले आए थे उसमें। और इसी मेजर्स में इन्होंने जो है क्या लॉन्च किया? इन्होंने लॉन्च किया एलपीजी। एक्चुअल में एलपीजी पॉलिसी थी। क्या थी? पॉलिसी, जिसके अंडर में एल का मतलब होता था लिबरलाइजेशन। क्या था? लिबरलाइजेशन।
पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये याद रखिएगा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर में एलपीजी आया था और एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बना। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब हम खेल शुरू करते हैं लिबरलाइजेशन की। किसकी? लिबरलाइजेशन में क्या आया, जरा ध्यान से समझिएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलो देखना जरा, सबसे पहली बात हम करते हैं किसकी? लिबरलाइजेशन की। सर लिबरलाइजेशन में ध्यान से सुनिएगा क्या आया, मतलब क्या था लिबरलाइजेशन का? लिबरलाइजेशन मतलब होता है लिबरल होना। लिबरल मतलब छूट देना। क्या देना? छूट देना। मतलब क्या था कि याद है आईपीआर 1956 के अंडर में इन्होंने क्या लगा दिया था? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग लगा दिया था। क्या बोलो, हां या ना? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो गवर्नमेंट ने ये प्लान बनाया कि क्योंकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने अपनी शर्तों पर पैसा दिया था, तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि अब हम जो है रिमूव करेंगे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, मतलब लाइसेंसिंग को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। क्लियर है? इनका कहना यह था कि अब जो है कि हम रेस्ट्रिक्शंस को खत्म कर देंगे। अब हम जो है कि जो इंडस्ट्रीज थी उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, मतलब कोई नई इंडस्ट्रीज आएगी तो भी हम नई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, नो लाइसेंस। फिर एग्जिस्टिंग वन को एक्सपेंड करने के लिए, क्या करने के लिए? जो पुरानी है उसको एक्सपेंड करने के लिए भी कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, अगर प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करेंगे तो भी हमें कोई भी लाइसेंस नहीं चाहिए। समझ में आया? प्रोडक्ट को चेंज करेंगे तो भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, अगर आप पुराने वाले को बढ़ा रहे हैं तो भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, और नए को ले आते हो तो भी लाइसेंस। लेकिन एक चीज और थी, कुछ कंडीशन भी रखी थी कि कुछ जगहों पे लाइसेंस कंपलसरी है। याद रखिएगा, कुछ जगहों पे क्या उन्होंने बोला कि नहीं हमें लाइसेंस चाहिए ही चाहिए, इस पे हम आपसे कोई वो नहीं कर सकते। लाइक एल्कोहल, ठीक है, सिगरेट, ठीक, बोलो कोई दिक्कत? एक्सप्लोजिव, समझ में आया? एक्सप्लोजिव, केमिकल्स, हजार्डियस केमिकल्स, ठीक है। और एक लास्ट में दैट वाज डिफेंस, जिसको आप एटॉमिक बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एटॉमिक, ठीक है। इतने चीजों पे लाइसेंस लेना कंपलसरी था। हमें जो है कि लाइसेंस चाहिए ही चाहिए, आप बिना लाइसेंस के इन जगहों पे काम, अल्कोहल, सिगरेट, एक्सप्लोजिव, हजार्डियस केमिकल्स या डिफेंस या एटॉमिक पे जो है आप बिना लाइसेंस के कोई भी काम नहीं कर सकते। मतलब समझना, ऑल एंड ऑल गवर्नमेंट ने लाइसेंस खत्म कर दिया। सिर्फ 5 जगहों पे लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, अल्कोहल, सिगरेट, एक्सप्लोजिव, हजार्डियस केमिकल, डिफेंस या एटॉमिक। बाकी जगहों पे आप कुछ भी करिए, कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। बोलो समझ में आया? पक्का? अब इसी लिबरलाइजेशन में कुछ रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने बनाए, ठीक है, समझना जरा। सबसे पहला रिफॉर्म बनाया दैट वाज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। क्या बनाया? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। मतलब लिबरल होने में, लिबरलाइजेशन में सबसे पहला रिफॉर्म्स इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए लॉन्च किया। समझ में आया? इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब कि जहां पे इंडस्ट्रियल सेक्टर को जितनी भी प्रॉब्लम थी सारी प्रॉब्लम्स इसमें बात होंगी। सेकंड था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। थर्ड था टैक्स रिफॉर्म, टैक्स से रिलेटेड जो भी बातें थी इसमें होंगी, ठीक है। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स थे वो इसमें आएंगे। इन्वेस्टमेंट और क्या? इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म, ठीक है। और लास्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, ठीक है। समझना जरा, ये 5 टोटल रिफॉर्म्स इन्होंने लाए थे। पहला इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए लाया, दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर मतलब
पैसे से रिलेटेड बैंकिंग मनी से सेक्टर से, तीसरा टैक्स के सेक्टर से, चौथा इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के सेक्टर से, और पांचवा फॉरेन एक्सचेंज के सेक्टर से। मतलब किसी भी सेक्टर को इन्होंने छोड़ा नहीं। ये 5 टोटल रिफॉर्म्स आए थे लिबरलाइजेशन के अंडर में। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। पहला तो लिबरलाइजेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। पहला चीज लिबरल हो जाना, हम इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग खत्म कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो आईपीआर 1956 में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग आई थी उसको गवर्नमेंट ने खत्म किया। उसमें क्या किया उसने? नए ले आने पे अब लाइसेंस नहीं जरूरत होगी, पुराने वाले को बढ़ाने पे लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, और प्रोडक्ट चेंज पे भी कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। देन उसके बाद इन्होंने बोला कि कुछ जगहों पे हम लाइसेंस कंपलसरी करते हैं, लाइक अल्कोहल, सिगरेट, एक्सप्लोजिव्स, हजार्डियस केमिकल्स और डिफेंस या एटॉमिक। इन चीजों पे जो है कि आपको कंपलसरी लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। देन उसके बाद लिबरलाइजेशन में 5 रिफॉर्म्स आए। पहला रिफॉर्म था इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, दूसरा था फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, तीसरा था टैक्स सेक्टर के लिए, चौथा था जो है इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के लिए, और पांचवा था फॉरेन एक्सचेंज के लिए। ये 5 रिफॉर्म्स आए। इन पांचों रिफॉर्म्स को भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन समझ में आया, क्या था लिबरलाइजेशन, कैसे क्या हुआ, किन इंडस्ट्रीज पे वो लगा, रेस्ट्रिक्शंस लगा, और उसके बाद इन्होंने बोला कि क्या है ये, कितने रिफॉर्म्स बने थे। क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं क्लास, कोई दिक्कत नहीं था। ले लिया? चलो जरा देखना। अब सर हम बात करते हैं सबसे पहला रिफॉर्म्स। वो पहला रिफॉर्म क्या था? दैट वाज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। ठीक है सर, सबसे पहला रिफॉर्म जो आया वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आया। किस में आया? इंडस्ट्रियल सेक्टर में आया। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या था? इसमें जो है सबसे पहला काम हुआ दैट वाज रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। ठीक है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया गया। अब सर ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को खत्म करने का मतलब समझिएगा क्या था कि गवर्नमेंट ने बोला कि कुछ चीजों को, कितने चीजों को, 5 चीजों को छोड़ के बाकी हर किसी भी जगह लाइसेंस की हमें जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला कि अब हमें कोई भी टेंशन नहीं है, आप जो मन में आए वो करिए, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। क्लियर है? अब आपको नया ले आना है तो भी दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट चेंज करना है तो भी दिक्कत नहीं है, डाइवर्सिफाई करना है तो भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है? सेकंड बना क्या? प्राइवेट सेक्टर को अब हम क्या करने लगे? प्राइवेट सेक्टर को डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब ध्यान से इसको समझना, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। याद है आपको मैंने एक बात बताई थी, गवर्नमेंट शेड्यूल ए बना दिया था, शेड्यूल बी बना दिया था और शेड्यूल सी बना दिया था। ठीक है, शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज रखा हुआ था, शेड्यूल बी में 12 और शेड्यूल सी में रिमेनिंग जो बच गई थी उनको रख दिया था। ठीक है, यही रखा था। शेड्यूल ए पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में थी, शेड्यूल बी भी स्टेट के अंडर में थी लेकिन प्राइवेट सपोर्ट में था, प्राइवेट सपोर्ट में था। क्लियर है? और शेड्यूल सी पूरी तरीके से प्राइवेट थी, लेकिन टॉप की इंडस्ट्रीज किसके अंडर में थी? गवर्नमेंट के अंडर में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबको खत्म कर दिया, बोला कि अब जो है ये खत्म कर रहा हूं मैं। ठीक है, खत्म करके इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बोला कि टोटल जो है हम सिर्फ 3 इंडस्ट्री, कितनी इंडस्ट्रीज को? सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज को अपने पास रखेंगे। किसने? गवर्नमेंट ने बोला कि सिर्फ 3। अभी तक कितनी थी? 29। इस 29 से कट करके इसने कितनी इंडस्ट्रीज पे ये अपने आप को ले आए? 3 इंडस्ट्री पे ले आए। और ये 3 क्या क्या थी? तो सर याद रखिएगा इसको, डिफेंस, एटॉमिक और रेलवेज। ठीक है, बस ये 3 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने अंडर में रखी हैं। समझिएगा सर कैसे इसको याद करना है। शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी बटा हुआ था जो आप पिछले चैप्टर में पढ़े हुए थे। शेड्यूल ए में 17, शेड्यूल बी में 12 और रिमेनिंग इंडस्ट्रीज थी, लेकिन टोटल 29 इंडस्ट्रीज तो टोटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट थी। गवर्नमेंट ने क्या किया? 29 इंडस्ट्रीज से कट करके सीधे सीधे किस में कर दिया? 3 इंडस्ट्रीज में अपने आप को समेट से दिया, मतलब प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के रोल को खत्म कर दिया, कम सा कर दिया। और ये 3 क्या थे? ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये एग्जाम में आपको पूछेगा। डिफेंस, एटॉमिक और रेलवे, यही 3 ऐसी जगह हैं जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने अंडर में चीजों को रखा है। बाकी जो है कि सारी चीजें खत्म कर दी। क्लियर है? समझ में आया ये? कोई दिक्कत? चलो अब ये पहला था रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। पहले में इन्होंने क्या किया? लाइसेंस खत्म कर दिया, मतलब न्यू वाले के लिए भी कोई भी लाइसेंस नहीं चाहिए,
एक्सपेंड करने के लिए भी कोई भी लाइसेंस नहीं चाहिए, और डाइवर्सिफाई करने के लिए भी कोई भी लाइसेंस नहीं चाहिए। समझ में आया? तो पहले में ये सब लिखोगे, दूसरे में ये लिखोगे कि पब्लिक सेक्टर का रोल कैसे कम किया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी समझा के वहां से 29 को क्रॉस करके 3 इंडस्ट्रीज पे आए। 3 क्या क्या थी? डिफेंस, एटॉमिक और रेलवेज थी। क्लियर है? अब उसके बाद लिबरलाइजेशन में, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में ही तीसरा क्या कंडीशन बना, ध्यान से सुनना, डी रिजर्वेशन आया। क्या आया? डी रिजर्वेशन। ठीक है, डी रिजर्वेशन का मतलब समझना। डी रिजर्वेशन मतलब होता है दोबारा से रिजर्व कर देना। किसको? डी रिजर्वेशन ऑफ एसएसआई। याद आया? एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कार्वी कमेटी 1955 वाली कार्वी कमेटी आई थी पिछले चैप्टर में, वे भी हम लोग पढ़े थे। कार्वी कमेटी जो है आई एसएसआई में, इन्होंने क्या किया, एसएसआई को सेट किया था, डी रिजर्वेशन आया। अब इन्होंने बोला क्या कि भैया कुछ भी करो, आप गुड्स प्रोड्यूस करो, फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। क्या करेगी? गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। कुछ चीजों को जो है कि हम खुद खरीदेंगे आपके प्रोडक्ट को, और बाकी आप मार्केट के रेट पे बेचिए, कोई दिक्कत हमें नहीं है। रिजर्व कर दिया सारी चीजों को, कोई टेंशन की बात नहीं थी। किसको रिजर्व कर दिया? इनको जो है आपको ले जाके उनको दे दिया, एसएसआई को। लास्ट में एक एमआरटीपी एक्ट ले आए। एमआरटीपी एक्ट का मतलब होता है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। मतलब अब किसी को भी पेटेंट, मोनोपोली नहीं दी जाएगी, पेटेंट नहीं दी जाएगी। अब जो है कि सबको कंपटीशन फेस करना है, किसी भी इंडस्ट्री को ये पेटेंट नहीं दिया जाएगा कि तुम्हारे अलावा कोई भी ये गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता। पेटेंट आपको मिलेगा, दिया जाएगा, किस चीज़ का दिया जाएगा? डिज़ाइन का दिया जा सकता है, इन सब चीज़ों का, कलर का दिया जा सकता है, बट आपको प्रोडक्ट का पेटेंट नहीं दिया जाएगा। ये खत्म कर दिया था किसने? गवर्नमेंट ने। एक तरह से ये हो गया ना कि बड़ी कंपनियां भी अब फोर्स हो गई मार्केट के कंपटीशन को फेस करने के लिए। क्लियर है? ये था आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। क्लियर है? समझ में आया? अब देन दूसरा रिफॉर्म्स आया, दैट वाज किस में आया? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में आया। किस में आया? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। सर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या क्या चीजें आई? ध्यान से सुनना। फाइनेंस का मतलब किससे रिलेटेड बात हो रही है? पैसे से रिलेटेड बात। किससे? पैसे से रिलेटेड बात हो रही है। क्लियर है? तो अब यहां पे जो है गवर्नमेंट ने बोला कि हम कंपटीशन करेंगे। किससे करेंगे? कंपटीशन करेंगे फ्रॉम प्राइवेट बैंक्स। अब प्राइवेट बैंक्स को छोड़ दिया गया मार्केट में, भैया आओ। क्या बोला? आओ और कंपीट करो, तुम भी अपना बिजनेस करो, तुम भी पैसे जो है कि वो करो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि प्राइवेट बैंक्स को जो है कि एकदम से खुला मौका दे दिया गया। फिर उसके बाद दूसरा किया क्या? चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई। चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई। पहले आरबीआई को देखिए हम क्या बोलते थे? रेगुलेटर हुआ करता था, रेगुलेटर चलाता था। अब सर आरबीआई को, ध्यान से सुनना, रेगुलेटर से, ध्यान से सुनना, रेगुलेटर से क्या बना दिया? फैसिलिटेटर बना दिया। क्या बना दिया? फैसिलिटेटर बना दिया। मतलब आरबीआई की रोल को ही बदल दिया। अब तुम चलाओगे नहीं, राज नहीं करोगे, मदद करोगे। क्या बना करोगे? मदद करोगे। राज नहीं करोगे, रेगुलेट नहीं करोगे, क्या करोगे? मदद करोगे। मतलब बैंकिंग को मदद करोगे, लोगों को मदद करोगे। ठीक है? और इन्होंने कर दिया क्या? इंक्रीज इन द रोल ऑफ, सॉरी, इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। इन्होंने बोला कि अब इंडिया में आप जो है कितना परसेंट? 51% जो है पैसा लगा सकते हैं। किसी भी कंपनी में 51% पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सर सीधा सीधा अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनो, तो ये फॉरेक्स को बुलाने का काम हो रहा था क्या? कि फॉरेन वाले आएंगे, इंटरेस्ट लेके हमारे पे यहां पैसा लगाएंगे, तो जो है कि ऑटोमेटिकली हमें पैसा मिलेगा। क्लियर है? फॉरेक्स हमारे पास ऑटोमेटिकली आएगा। ये था सर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। क्लियर है? कोई दिक्कत? पक्का? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए तो आप लोग। चलो बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो सर, अभी तक हम लोग जस्ट पढ़ रहे थे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या होता है। अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, 2 रिफॉर्म्स हम लोग पढ़ चुके हैं अंडर लिबरलाइजेशन। देखो पहला क्या रिफॉर्म्स था?
दैट वाज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म की इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए। पहला रिफॉर्म बना लिबरलाइजेशन के अंडर में, और दूसरा जो रिफॉर्म बना दैट इज क्या, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, अब सर देखिएगा जो तीसरा रिफॉर्म आया, तीसरा रिफॉर्म जो आया थर्ड, वो था टैक्स रिफॉर्म। क्या था, टैक्स रिफॉर्म। सर टैक्स रिफॉर्म क्या आया, एक्चुअल में ये जो टैक्स रिफॉर्म था, यहां पे सिंपल समझिएगा, टैक्स कितने तरीके के होते हैं, दो, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, क्लियर है, दोनों डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो इनडायरेक्ट फॉर्म में, एग्जांपल इसका क्या, जीएसटी इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो, और इसका इनकम टैक्स एग्जांपल ले सकते हो। समझ में आया, ये आप पढ़े हुए हैं नेशनल इनकम चैप्टर में, तो ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि जब जो है कि टैक्स रिफॉर्म ले आया, तो उसमें जो है कि दोनों टैक्सेस में, डायरेक्ट टैक्सेस या इनडायरेक्ट टैक्सेस, दोनों को सिंप्लीफाई किया। क्या किया, दोनों को इजी बनाया, दोनों को सिंपल बनाया। इजी मतलब टैक्स, अब इतना बहुत बड़ा पेचीदा काम टैक्स पे करना नहीं था, गवर्नमेंट ने उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में किया, बहुत सारे टैक्स रेट घटा दिए, कई चीजों को टैक्स से बाहर कर दिया, मतलब जो है कि बोला कि नहीं नहीं इन चीजों पे टैक्स नहीं लगेगा, कई चीजों पे टैक्सेस बहुत नामात्र के एकदम किए, कुछ चीजों पे टैक्सेस बढ़ा भी दिया, कुछ मतलब बहुत सारी चेंजेस टैक्स से रिलेटेड उन्होंने किया था। किसमें, 1991 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये चीज आई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चीजों को सिंप्लीफाई करना चाहती थी, चीजों को स्टेबल बनाना चाहती थी। अब इसीलिए उन्होंने टैक्सेस में बहुत सारे चेंजेस लाए, डायरेक्ट टैक्स में भी बहुत सारे चेंजेस, इनकम टैक्स में भी पहले जो है कि लिमिट जो है कि 2 लाख 1 लाख को बढ़ा के काफ़ी दूर तक पहुंचाया। देन उसके बाद जो है कि फिर आपको जो है कि बहुत सारी चीज़ों पे जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम कर दिया, बहुत सारी चीज़ों को टैक्स फ्री कर दिया था। क्यों, उनको बढ़ाना था, याद रखिएगा क्या बढ़ाना था, उनको इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ानी थी। और जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ानी थी बच्चा, तो ऑब्वियस सी बात है कि सरकार को ऐसा चीजें करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब टैक्स कम होगा तो लोग अट्रैक्ट होंगे, लोगों के जेबों में पैसे बचेंगे। अगर टैक्स ज्यादा लेगी गवर्नमेंट तो सेविंग इनकम कम हो जाती है, अब सेविंग इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी इकोनॉमी में। ये आप चैप्टर पढ़े हो मैक्रो में, क्लियर है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्स रिफॉर्म के अंडर में क्या किया था, यहां पे जो है रिडक्शन किया था, किसमें, रिडक्शन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। तब में जीएसटी देखो एग्जिस्टेंस में नहीं थी, वैट होता था, कस्टम ड्यूटी होता था, जो है ये बहुत सारे सर्विस टैक्स होता था, ये सब चीजें लगती थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत बड़ा रिडक्शन ले आइए, और दूसरा इन्होंने सर क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया। क्या किया, सिंप्लीफाई किया, किसको, सिंप्लीफाई द डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स को क्या किया, सिंपल बनाया। ये दो काम किया था किसमें, टैक्स रिफॉर्म में। पहला इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दिया, और दूसरा जो है डायरेक्ट टैक्सेस को सिंपल बना दिया। मतलब अब बहुत ज्यादा पेचीदा सा काम नहीं था कि इनकम टैक्स पे करना है, या तो बहुत सारी चीजों में ना कॉर्पोरेट टैक्स, देखो डायरेक्ट टैक्स में कॉर्पोरेट टैक्स भी आता है, बिजनेसमैन जो पे करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, तो वहां से भी जो है कि सिंपल बना दिया, बहुत ज्यादा पेचीदा काम सा नहीं बना दिया उसको। क्लियर है, ये इतना सिंपल सा टैक्स रिफॉर्म्स में था, बात समझ में आया। देन उसके बाद अगला आया जो रिफॉर्म, दैट वाज क्या, ध्यान से देखिएगा, जो चौथा रिफॉर्म आया दैट वाज फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। ठीक है, आपका ये जो है सर चौथा रिफॉर्म आया किसके अंडर में, लिबरलाइजेशन के अंडर में, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। कि फॉरेन एक्सचेंज को कैसे चेंज किया जाए। आप देखो बात आ रही थी कि देखो सारा खेल इसी के लिए तो हो रहा था, सारा खेल हो रहा था फॉरेन एक्सचेंज के लिए, कि फॉरेन एक्सचेंज जो है कम हो गया, 14 दिन का ही बचा था, इसी के लिए इतनी बड़ी पंचायत रची गई, $7 बिलियन का लोन उठाया गया, सब किया गया इसी के लिए ना। तो इससे रिलेटेड जो रिफॉर्म्स आए थे दैट वाज नोन एज क्या, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। इसमें सबसे पहला काम गवर्नमेंट ने क्या किया, दैट वाज डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। समझना जरा सर ये डीवैल्यूएशन क्या होता है, आप ये मैक्रो की टॉपिक में पढ़े हुए हो, डीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन गवर्नमेंट करती है, याद रखना, डीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन गवर्नमेंट करती है, समझना जरा बहुत ध्यान से। डी और री
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, ठीक है। और एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ये करती है मार्केट फोर्सेस। कौन करता है? मार्केट फोर्सेस, याद रखिएगा। तो रीवैल्यूएशन डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट करती है, मतलब रुपए की वैल्यू को कम कर दिया इन्होंने। मतलब रुपए की वैल्यू को कम करने का मतलब, अगर मान लो पहले $1 में अगर फॉर एग्जांपल 70 रुपीज था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब $1 को कितना कर दिया, बोला अब हम 75 रुपीज देंगे। कितना देंगे? अब आप $1 हमें देंगे तो हम इंडिया का 75 रुपीज की वैल्यू देंगे। कितने की वैल्यू देंगे? 75। दैट मीन्स सर ये क्या हुआ, इंडियन करेंसी की वैल्यू क्या हुई? डीवैल्यूएट हो गई। क्या हो गई सर? डीवैल्यूएट। क्यों ऐसा किया गवर्नमेंट ने? अब सुनिएगा, आपके दिमाग में होगा तो सर ये तो नुकसान हो रहा था। नहीं सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान ये था कि जब हम ज्यादा देंगे तो हमारे यहां फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादा आएंगे, फॉरेन कंपनियां हमारे यहां आएंगी, उनके थ्रू क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा, तो उनके थ्रू क्या होगा, हमारे पास फॉरेक्स का रिजर्व बढ़ेगा। किसका रिजर्व बढ़ेगा? फॉरेक्स का। जब विदेशी कंपनियां आएंगी, विदेशी एमएनसीज आएंगी, तो सर फॉरेक्स हमारे यहां बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आया? इस वजह से डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी, सरकार को मजबूरन रुपए की वैल्यू को घटाना पड़ गया। क्लियर है? इस चीज को याद रखिएगा, सरकार को फॉरेक्स बढ़ाने के चक्कर में यह काम करना पड़ा कि वैल्यूएशन रुपए की घटानी पड़ गई कि भैया चलो ठीक है हम कम देंगे, हम वैल्यू ज्यादा देंगे, आप हमें उतना ही डॉलर दीजिए। एक ही डॉलर में पहले हम 70 की वैल्यू देते थे, अब हम आपको कितने की वैल्यू देंगे? अब हम आपको 75 देंगे। बात समझ में आया? ये चीज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था, किसको अट्रैक्ट करने के लिए? फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, फॉरेन कंपनियों को अट्रैक्ट करने के लिए कि आप इंडिया में आइए और जो है क्या करिए, जो है आप इन्वेस्ट करिए। इससे इंडिया का फॉरेक्स बढ़ेगा, इंडिया में डेवलपमेंट होगी, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, इंडिया की नेशनल इनकम बढ़ेगी। बहुत सारी चीजों पे सर कॉन्सेप्ट लगा था। ये एक चीज के लिए नहीं किया गया था, ये इतना बड़ा अगर दांव खेला गया तो इसके पीछे बहुत सारी चीजें थी कि एक नुकसान कई फायदे, इस वजह से ये ऐसा काम किया गया था। हालांकि इसमें इंडिया का नुकसान था, बट कहीं ना कहीं फायदा, ज्यादा फायदा छिपा हुआ था। समझ में आया? ये चीज याद रखिएगा सर। डीवैल्यूएशन ऑफ क्या क्यों आया? फॉरेक्स को बढ़ाने के लिए आया। क्या होता है डीवैल्यूएशन? जब ₹1 में 70 था, उसको अरे $1 में 70 था, उसको 75 कर दे तो ये हो जाएगा कि आपका ये, ठीक है। दूसरा ये था कि अब फॉरेन एक्सचेंज रेट, ध्यान से सुनना, अब फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है विल बी डिटरमाइंड, क्या हो गया? विल बी डिटरमाइंड बाय मार्केट। अब इन्होंने बोला कि फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो रेट तय होगा रुपए और डॉलर का, वो कहां तय होगा, वो कहां फिक्स होगा? वो फिक्स होगा मार्केट में। जैसा डिमांड सप्लाई वैसा रेट बनेगा। अगर इंडिया का भौकाल ज्यादा तो इंडिया महंगा करेगा, अगर इंडिया का फॉरेन का भौकाल ज्यादा तो फॉरेन करेगा। ये मार्केट पे अब इस बार फॉरेन एक्सचेंज रेट अभी तक गवर्नमेंट कर रही थी, लेकिन अब कौन करेगा? मार्केट करेगा। ये समझ में आया? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स क्या था सर? एकदम सिंपल समझिएगा। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, करेंसी को डीवैल्यूएट कर दिया गया। क्यों डीवैल्यूएट किया गया था? रीवैल्यूएशन डीवैल्यूएशन कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछेगा आपसे, हो फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में ये है, डिफरेंशिएट बिटवीन रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी एंड एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो इस चीज को दिमाग में रखना है आपको। क्लियर है? यहां पे इन्होंने करेंसी डिवैल्यूएट कर दिया। उसका रीजन क्या था? कि इनको फॉरेक्स बढ़ाना था, इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाना था। दूसरा इन्होंने बोला कि अब फॉरेन एक्सचेंज जो है रेट जो होता है, कि मतलब ₹1 में 70 होगा कि 75 होगा कि 71 होगा, जो भी होगा, ये कौन डिटरमाइन करेगा? मार्केट डिटरमाइन करेगी। क्लियर है? बात समझ में आया? चलिए अब लास्ट, अब देखो ये इतना था। लास्ट जो 5वां रिफॉर्म आया, समझना जरा। 5वां आया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। लास्ट जो रिफॉर्म आया था दैट वाज किस में? लिबरलाइजेशन के अंडर में। ये था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से याद है आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैरिफ लगा दिया था, कोटा लगा दिया था, लगाया था कि नहीं लगाया था? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगा दिया था। तो सर इसी को क्या कर दिया गया था? यहां पे रिमूव कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था सर? रिमूव कर दिया गया था। क्या? ध्यान से सुनना,
रिमूवल ऑफ कोटाज, ध्यान से सुनना, रिमूवल ऑफ कोटास, कोटा को हटा दिया गया था। बस ये वर्ड याद रखना बच्चा, गलत होगा तुम्हारा। कोटा को हटाया गया था, बट रिडक्शन इन टैरिफ। आप लोग क्या करते हो क्लास, सबसे बड़ी गलती करते हो लिखते वक्त कि आप बोलते हो टैरिफ और कोटा हटा दिया। सर टैक्सेस कोई गवर्नमेंट नहीं हटा सकती। टैक्सेस हटा देगी तो सर समझिए कि उस गवर्नमेंट को बहुत भारी नुकसान होगा, उस कंट्री को बहुत भयंकर नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने बोला कोटा, कोटा का मतलब क्या होता है, लिमिट। क्या होता है, लिमिट। बोला कि लिमिट हटा दिया, अब आप अनलिमिटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट टैरिफ, टैरिफ मतलब टैक्स होता है, टैरिफ का मतलब क्या होता है, टैक्सेस। उन्होंने बोला कि हम टैक्सेस को कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, खत्म नहीं करेंगे। तो कभी भी आप ये याद रखिएगा, टैक्सेस को रिमूव मत कराइएगा, टैक्सेस का रिडक्शन हुआ था। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आवा, कोई दिक्कत बोलो। ठीक है, अगला एक्सपोर्ट ड्यूटीज, ध्यान से सुनना, एक्सपोर्ट ड्यूटीज वर क्या, रिमूव्ड। अब देखना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला था इन्होंने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत बड़ा कार्ड खेल गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम इंडिया से कोई भी चीज एक्सपोर्ट होगी उसको, उस पर कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे, कोई भी टैक्स नहीं लेंगे, एक्सपोर्ट ड्यूटीज एकदम फ्री। क्यों ऐसा किया, रीजन समझिएगा। देखिए सर, कोई भी चीज का अगर रीजन समझ लिए तुम्हारा काम खत्म। सर एक्सपोर्ट ड्यूटीज हटाने का मतलब इंडिया को क्या चाहिए था, देखो ऑल एंड ऑल एलपीजी का टारगेट कौन था, फॉरेक्स। याद रखना, एलपीजी का टारगेट था फॉरेक्स को बढ़ाना। क्या करना था, फॉरेक्स को बढ़ाना। ठीक है भैया, ये याद है। फॉरेक्स को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही थी, देखो कोटा हटा दी पहला चीज, फिर उसके बाद टैरिफ हटा दिया, टैक्सेस रिमूव कर दिया, अरे रिड्यूस कर दिया। देन उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटीज को हटाने का मतलब उन्होंने इंडियन को अब लालच दिया, किस बात का, कि अगर तुम फॉरेन बेचते हो तो हम कोई एक्सपोर्ट करते हो, हम कोई भी तुमसे एक्सपोर्ट ड्यूटीज नहीं लेंगे, कोई भी टैक्स नहीं लेंगे, कोई भी क्लियरेंस कस्टम की पैसे नहीं लेंगे। दैट मीन्स कि उन्होंने इंडियंस को एक लालच दिया, एक तरह से इनिशिएटिव दिया कि तुम एक्सपोर्ट करो, इस हमारी तरफ से दिक्कतें नहीं। इससे क्या होगा, जब ये फॉरेन में बेचेंगे तो फॉरेन से आएगी फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी आएगी तो ऑटोमेटिकली ये फॉरेक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इस वजह से सर इंडिया को इंटरनेशनल ट्रेड में बढ़ाने की वजह से इन्होंने ये काम किया था, एक्सपोर्ट ड्यूटीज को भी क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं। उसके बाद सर एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी दैट वाज क्या, कि इन्होंने क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। ठीक है, ऑन इंपोर्ट्स। जो इन्होंने इंपोर्ट्स पर क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी का रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखा हुआ था, इसको भी हटा दिया। कि मतलब आप इंपोर्ट करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कौन से चीजों को, एग्रीकल्चरल, ध्यान से सुनना, कौन कौन सी चीजों को, एग्रीकल्चरल और मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, इन दो चीजों को इन्होंने क्या किया था, इन दो चीजों पे इन्होंने क्या किया, क्वांटिटेटिव जो रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखी हुई थी कि आपको एग्रीकल्चरल गुड, याद है 1950 टू 1990 में इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया था कि भैया तुम एग्रीकल्चरल गुड्स मंगाओगे, क्वांटिटी का रेस्ट्रिक्शन, तुम जो है मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स मंगाओगे, क्वांटिटी का रेस्ट्रिक्शन, उसको हटा दिया। मंगाओगे दैट मींस इंपोर्ट, मंगाओगे मतलब इंपोर्ट। तो ये चार चीजें हुई ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स में। बोलो बच्चा समझ में आया, पक्का, कोई दिक्कत, क्लियर हुआ, सही है। अब देखो इन्हीं चीजों को लेके ध्यान से सुनिए, इसी लिबरलाइजेशन में चीजों को लेके सही करने के लिए सर बहुत बड़ा नाम आपके सामने लिखने जा रहा हूं, दैट इज डीमोनेटाइजेशन। याद है नहीं, डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, नोटबंदी। क्या मतलब होता है सर,
नोट बंदी, नोट को बंद कर दिया। टोटल इंडिया में मालूम है कितने बार डिमोनेटाइजेशन हुआ है? 3 बार। कितने बार? 3 बार। कब कब कोई बता सकता है? बोलिए। नहीं? चलो, 1946 में, 1978 में और 2016 में। ये 3 ऐसे ईयर थे जिस पे इंडिया में डिमोनेटाइजेशन आई थी। 1946 में, मतलब ये तो ब्रिटिश के टाइम में, 1978 में और 2016 में 3 बार इंडिया में डिमोनेटाइजेशन अभी तक आ चुकी है। डिमोनेटाइजेशन एक्चुअल में क्यों लाया जाता है? पब्लिक का फेथ बनाए रखने के लिए, फेक करेंसी खत्म करने के लिए। ये सारी चीजें आप पढ़े हुए हो सर, एकदम अच्छे से आपको पता है। पब्लिक का फेथ बनाए रखने के लिए, फेक करेंसी कम करने के लिए, माल प्रैक्टिसेस कम करने के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज को कम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है, टाइम टाइम पे ये जो है जरूरी। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है इसके पीछे। उतनी करेंसी प्रिंट करनी पड़ती है, और करेंसी प्रिंट करने के लिए सर आपको पता है उसके पीछे गोल्ड रखना पड़ता है, हाँ या ना, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स के तौर पे। तो ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, तब जाके ये होता है। तो लिबरलाइजेशन के अंडर में डिमोनेटाइजेशन भी आया। डिमोनेटाइजेशन 3 ईयर हुआ था, 46, 16 और क्या 78 में। समझ में आया? कोई दिक्कत? पक्का? चलो, अब सर ध्यान से सुनना। अगला जो कहानी है, ये तो आपका लिबरलाइजेशन खत्म हुआ। अगला जो कहानी है दैट इज प्राइवेटाइजेशन। सर प्राइवेटाइजेशन मतलब, अभी तक तो लिबरलाइजेशन, अभी एलपीजी का एल पढ़े हम। दूसरा प्राइवेटाइजेशन, पी का मतलब क्या होता है? प्राइवेट मतलब यहां पे सिंपल चेंज इन द ओनरशिप, मालिकाना हक ट्रांसफर हो जाना, प्राइवेट सेक्टर का आना। दैट मीन्स सर 2 चीजें होती हैं, याद रखिएगा। प्राइवेटाइजेशन कितने तरीके से आ सकती है? 2 तरीके से आ सकती है कि नहीं आ सकती? बोलो हाँ या ना। क्या क्या? पहला, विड्रॉ कर ले, और दूसरा डिस इन्वेस्टमेंट कर ले। क्या कर ले? डिस इन्वेस्टमेंट कर ले। ठीक है, देखो विड्रॉ करने का मतलब यह है कि सरकार अपना नाम हटा ले, कुछ चीजों से अपना हाथ हटा के प्राइवेट को दे दे। ठीक है, कि भैया तुम चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रहेगा सरकार का ही। एक तो ये तरीका है कि हम ना चला के हम प्राइवेट को दे दें, जिसको ठेकेदारी उकेदारी तुम लोग बोलते हो, वो चीज। तो ठेकेदारी दे दिया, चलो जाओ भैया तुम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन ये रहेगी मेरी, ओनरशिप नहीं दे रहे, खाली बस तुम काम करो, तुम अपना कमा, तुम करो, तुम अपने अकॉर्डिंग डेवलप करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमारी ही रहेगी। दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी बेच दे। किसको? प्राइवेट सेक्टर को। पूरी तरीके से किसकी हो गई? प्राइवेट की। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सीधे सीधे अपनी गवर्नमेंट अपनी जमीनों को, अपने चीजों को बेच दे। किसको? प्राइवेट को। मतलब अब ओनरशिप उनकी नहीं, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट में हम बोल सकते हैं कि नहीं, शिफ्ट ऑफ ओनरशिप, मालिक ही चेंज हो गया। अब लेकिन विड्रॉ में क्या होता है? विड्रॉ में जो है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों को चेंज करती है, अपना काम हटा के, अपना नाम हटा के दूसरों को दे देती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो कोई दिक्कत? अब गवर्नमेंट जो है कि कोई भी वो नहीं रहेगी। क्लियर है? इससे क्या मतलब, इसका क्या फायदा है? क्यों ऐसा करती है गवर्नमेंट? पहला, अपना फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए। कोई भी किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में अगर प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, दैट मीन्स वहां की गवर्नमेंट अपना बर्डन कम करना चाहती है। और दूसरी चीज, डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए। सर एक बात बताइए, सब कुछ आप खुद ही करेंगे तो डेवलपमेंट हो गया? किस हो सकता है कुछ फील्ड को आप देख पाए, कुछ को ना देख पाए। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या की? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइवेटाइजेशन जब ले आया, तो ये एक्चुअल में शर्त भी थी किसकी? आईबीआरडी, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की, कि तुमको प्राइवेट सेक्टर को ले आना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टोटल कितने? 3 इंडस्ट्रीज छोड़ के बाकी सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट दे दी, हाँ या ना? तो वही उनका कहना यह था कि भैया प्राइवेट तो हम दे दिए, तो क्यों? इसका मतलब गवर्नमेंट ने अपना फाइनेंशियल बर्डन कम कर दिया। अब उसको अपना पैसा, अपने दम पे सारी चीजें नहीं करनी थी। बात समझ में? दूसरी चीज यह है कि प्राइवेट सेक्टर आएगी तो डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी, क्योंकि उनका काम क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। क्या काम होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। तीसरा चीज यह है वर्कलोड कम होगा, लोगों का वर्कलोड कम होगा। चौथी चीज यह है एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी भी बढ़ेगी क्योंकि देखो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले देखो कितना दिनों रात काम कर रहे हैं। बात समझ में आया? तो उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? और एफडीआई भी बढ़ेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा। यह था सर आपका प्राइवेटाइजेशन। समझ में आया?
और लास्ट में देखो सर क्या है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है, एकदम फ्री कर दो अपनी इकोनॉमी को। फ्री का मतलब क्या होता है, सब जगह इंटरेक्शन हो जाए। अभी तक गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखा हुआ था, ब्रिटिशर्स ने भी रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखा हुआ था, गवर्नमेंट बोला सबको, मतलब सिंपल ग्लोबलाइजेशन का आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो क्या बोला जा सकता है, मर्ज कर देना अपनी इकोनॉमी को, किससे, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। सर मान लो ये हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, और ये पूरा वर्ल्ड है, ले जाके इसको इसमें एंटर करा दो, इसको बोलो इधर चलो घूमो चारों तरफ, चारों दुनिया में, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन, मर्जिंग इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड के साथ मर्ज करा दो। कोई आए कोई जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आए, वो गाना सुने हो ना, कोई आए कोई जाए, वही वाला समझ में। ज्यादा मैं गाना वाना नहीं गा पाऊंगा भाई, बस सिंपल ये चीज कि अपनी इकोनॉमी को मर्ज करा दो वर्ल्ड के साथ। अब कोई भी फॉरेन से आके हमारे यहां ट्रेड कर सकता है, कोई भी आ सकता है घूमने के पर्पज से, कहीं भी कुछ भी, और हम भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी जा सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। बस उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, बस उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया, काम खत्म, हमारा हो गया सर। दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। मतलब इंटरैक्टिंग, ध्यान से सुनिएगा, आसान भाषा में बोलूं, इंटरैक्टिंग डोमेस्टिक इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी, दैट्स इट। देखा कितना आसान तरीका है, अपनी डोमेस्टिक घर को इंटरैक्ट करिए वर्ल्ड के साथ, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ मर्ज कर दिया, इंटरैक्ट करा दिया, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। कितना आसान भाषा में हमने इसको जो है कि अब इससे क्या होगा सर, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। ग्लोबलाइजेशन का देखिए क्या फायदा है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। आप जाहिर सी बात है, प्राइवेट सेक्टर के पास दुनिया भर की अपॉर्चुनिटी। चलो भैया हम जो है कि यूएसए से नहीं ट्रेड कर पा रहे, चलो हम चाइना से कर लेंगे, चाइना से नहीं कर पा रहे, चलो हम जापान से कर लेंगे, जापान से नहीं कर पा रहे, चलो छोटी कंट्रीज में चलते हैं, अफ्रीका साइड की कंट्रीज में चलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम कहीं भी जाकर ट्रेड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब हम फ्री हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कहीं भी जाकर ट्रेड करें, जहां कहीं भी हम बेच सकते हैं, बेचो। और रीच बढ़ी कि नहीं बढ़ी, पहले कुछ ही सिलेक्टेड कंट्रीज तक हम जा पाते थे, आज हमारी रीच क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जब मेरे पास दायरा बढ़ा तो अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा, अगर आउटपुट बढ़ेगा इन द इकोनॉमी तो सर जीडीपी तो बढ़ना ही बढ़ना है ना। और जी आउटपुट बढ़े, देखो सर सारा खेल आउटपुट का है। अगर आउटपुट बढ़ा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पॉवर्टी कम होगी, पॉवर्टी कम होगी, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ेगी, लोगों की लिटरेसी बढ़ेगा, लिटरेसी बढ़ेगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, लिटरेसी बढ़ेगा, सब कुछ तो हो रहा है भाई। अब इतना कुछ हो रहा है तो कंट्री का डेवलपमेंट भी हो रहा है, कंट्री के जेब में पैसा भी आ रहा है, कंट्री का जीडीपी भी बढ़ रहा है। लो भैया अब क्या चाहिए, तो ये तो पूरा बेहतरीन चीज है ना ग्लोबलाइजेशन। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं, पक्का। तो सर ये एक्चुअल में देखिए ना, कुछ लोग का कहना यह है कि कुछ लोग फिर डिबेट खेल गए, अरे नहीं ग्लोबलाइजेशन सही नहीं है। अब कुछ लोग बोले कि नहीं नहीं बढ़िया है ग्लोबलाइजेशन। क्या था उसमें, जिनका कहना यह था कि ग्लोबलाइजेशन सही नहीं है, कुछ लोग फेवर में थे, कुछ लोग अगेंस्ट में थे। तो जो अगेंस्ट वाले थे पहले जरा उनकी सुन ले हम। उनका कहना यह था अगेंस्ट वालों का कि भैया आप जो है वर्ल्ड वालों को मेरे साथ मिला दे रहे हैं, तो कल को क्या होगा कि ये सब आके हमको दबा देंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां आके हमको दबा देंगी, छोटी कंपनियों को इंडिया की। तो भैया फिर 40 साल में भी तो वही काम कर रहे थे हम, सब टैरिफ कोटा मार दुनिया भर का इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है या फलाना ढिमाका सब लगा के रखे हुए थे। क्या कर लिए, कुछ कर पाए नहीं, आखिर लास्ट में आके 14 दिन बच गया। तो भैया आज भी क्यों उसके फेवर में, हम क्यों वही चीज को अपनाने की कगार पे हैं। आज हम कुछ बदलाव लाए ना, तो उनका ये जो अगेंस्ट वाले थे वो ये बोले कि देखो भाई अगर ये बड़ी कंपनियां आएंगी फॉरेन की, अगर आप ग्लोबलाइजेशन ले आ जाते हो तो फॉरेन की बड़ी कंपनियां इंडिया में आएंगी, तो इंडिया की छोटी मोटी कंपनियां तो खत्म हो जाएंगी, वैसे कंपटीशन ही नहीं फेस कर पाएंगी। तो भैया ये भी बात तो सही है, बिल्कुल उनका कहना गलत नहीं था। और दूसरा उन्होंने ये बोला कि अपॉर्चुनिटीज गिरेंगी, इंडियन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी।
ये भी सही था, बट जो अगेन जो फेवर में थे उन्होंने कहा, उनका क्या कहना था, अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी भाई। कैसे बढ़ जाएगी? उनका कहना यह था कि सर आपके पास फॉरेन कंपनियां आएंगी तो आपके पास भी तो अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। आज आईटी सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है अपने इंडिया का, तो उनका कहना यह था कि आपके पास भी तो वेरियस अपॉर्चुनिटीज बढ़े, आप कंपीट करो ना। अगर आप कंपीट कर, रिलायंस कंपीट कर रही है कि नहीं, अडानी कंपीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कंपनियां लगी, टाटा कंपीट कर रही है कि नहीं कर रही है? तो वही है, कोई निखरेगा कोई बिखरेगा, तो वही वही चीज है। अगर आप लगे रहे तो ठीक है, कंपटीशन का ही तो दौर है सर। हम ही लोग पढ़ा रहे हैं सर, मार्केट में कितने टीचर्स हैं, सब लोग पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अरे हम नहीं आएंगे, हम चलो क्यों कि भाई पहले से ही बहुत बड़े बड़े टीचर्स। ठीक है सर, हम भी आ रहे हैं, हम अपने कॉन्सेप्ट को लेके आ रहे हैं। हो सकता है मेरा कॉन्सेप्ट दूसरों से अलग हो, मैं किसी को गलत नहीं कर रहा, बट ये है कि हो सकता है मेरा कॉन्सेप्ट दूसरों से अलग हो, तो हम कंपीट कर रहे हैं ना। हो सकता है मेरा कॉन्सेप्ट बच्चों को पसंद आ गया हो सकता है उनके कॉन्सेप्ट बच्चों को पसंद, इसलिए उनके उनके भाई ज्यादा व्यूअर्स है। तो ये चीज जो है नहीं है कि हमें, अगर हमें फेस करना है कंपटीशन तो हमें जाना ही पड़ेगा, मार्केट के बिग बुल्स से लड़ना पड़ेगा। तो यही जो अगेंस्ट फेवर वाले थे वो ये चीज बोले कि भैया हमको लड़ना तो पड़ेगा, अब चाहे कोई कुछ भी कह ले। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ये चीज थी, आई बात समझ में क्या? तो ग्लोबलाइजेशन के जो डिबेट खड़े हुए उसमें भी आप लिखना पड़ सकता है आपको, तो आप आराम से लिख लेंगे कि हाँ क्यों फिर अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, तो सर एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी बढ़ेगी या घटेगी? तो कहोगे बढ़ेगी सर, बिल्कुल बढ़ेगी। सर नहीं, फॉरेक्स भी हमारा बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। सर हर चीज का अपना पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ग्लोबलाइजेशन के जो अगेंस्ट में बोले थे वो गलत नहीं थे, वो इंडिया को सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये भी तो है कि भैया कब तक हम अपनी चीजों को बचाते फिरेंगे? एक बात बताओ कि एक फादर अपने बच्चे को क्या करता है, दो तरीके के बच्चे को पालन होता है। एक होता है अरे भैया चलो छोड़ो हमारा बच्चा कहीं नहीं जाएगा, हम सारा काम खुद कर, दैट मीन्स उस बच्चे को आप फेस नहीं करने दे रहे हो। बाद में वो बच्चा जब फेस करने निकलता है तो वो कोलैप्स हो जाता है। और एक फादर देखोगे बच्चा उसका 8th में जाएगा, क्या बोलते हैं, जाके अपना करोगे कि मतलब कुल हम ही करें, बड़ा बोलते हैं ना घोड़े की तरह हो गए, जाके अपना करो। तो दैट मीन्स वो फेस करा रहे। उनका देखो टारगेट ये नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, उनका टारगेट ये है ये मेरा जो बच्चा है ना ये पहले से ही मार्केट के बारे में, ये लोगों से इंटरेक्ट करता रहेगा, फेस करेगा, तो इसको कभी आने वाले समय में दिक्कतें नहीं आएंगी। ये डिफरेंस है, यही तो उनको करना था। यही इंडियन गवर्नमेंट ने किया कि भैया आप फेस करो, हम सपोर्ट करेंगे ना, हम ऐसा थोड़ी है कि तुमको एकदम छोड़ से दे रहे, सब्सिडीज हम लगाएंगे ना, सब्सिडीज देंगे तुमको, बहुत सारी फैसिलिटीज देंगे, तो तुम लड़ो। तो चाइना ने देखो यही करके, चाइना यही काम करके कहां से कहां पहुंच गई। नहीं तो एक समय था, अभी आप आगे चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा मैं, कि एक समय था कि 1970 तक इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों की जीडीपी लगभग सेम थी। आज देखो कौन कहां पे है। तो हम सिर्फ चाइना में से पॉपुलेशन में आ गया, उसके अलावा कहां, कहीं तो जीते, चलो यो ब्रो, कहीं तो जीते। लेकिन ये जीत कोई मतलब की तो है नहीं। जीडीपी में जीतो, पर कैपिटा इनकम में जीतनी है, डेवलपमेंट में जीतना है, तब तो हम जीतेंगे। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में जीतना है तब जीतेंगे ना सर। ये है आपको ग्लोबलाइजेशन में लिखना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो कोई दिक्कत? अब देखो एलपीजी ले आने का पॉजिटिव इंपैक्ट क्या आया, पूरा अगर हम लास्ट में ये देखें कि एलपीजी की पॉजिटिव इंपैक्ट क्या आई, तो पॉजिटिव इंपैक्ट ये आया, फॉरेक्स बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। एफडीआई बढ़ा इंडिया में, बिल्कुल बढ़ा। इंडिया में डेवलपमेंट बढ़ने लगे, बिल्कुल बढ़ा। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा, बिल्कुल सही था सर। बहुत सारी चीजें थी ऐसे जो बढ़ते घटते चली जा रही थी। देखो ये चीज तुम अपने से इवैल्यूएट करके लिख लोगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ने लगा, बिल्कुल, बट सर कुछ नेगेटिव भी चीजें तो थी, हाँ या ना? लाइक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट की काम नहीं कर पाई, बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुई। लाइक बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आने लगा। लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर को, सर अभी तक देखिएगा आपने इतनी चीजें पढ़ ली, क्या आपने कहीं भी एग्रीकल्चर सेक्टर का नाम सुना?
नहीं, मतलब टोटली और टोटली 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में एग्रीकल्चर सेक्टर बाइकॉट हो गया बेचारा। जो मेन जड़ था, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था, मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड था, उस पे कोई ध्यान नहीं। दैट वाज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एग्रीकल्चर सेक्टर को एकदम से बाइकआउट किया। बाद में मनमोहन गवर्नमेंट आई, उन्होंने जो है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में सब्सिडीज दुनिया भर की चीज़ें करना शुरू किया, बट एट दैट पॉइंट शायद एग्रीकल्चर को भी हम लेके चले होते तो और ज़्यादा तेजी से उठे होते। समझ में आया क्या? तो ये सारी चीज़ें थी इस चैप्टर में सर, एलपीजी चैप्टर में। यहाँ पे आपका एलपीजी सेक्टर चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है लिबरलाइजेशन, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लिबरलाइजेशन क्या था, क्या पढ़ना था, सारे रिफॉर्म्स आपको डिटेल में हमने बताया। ये सारी चीज़ें पढ़िए। और सर कोई भी डाउट्स आपको आते हैं, कोई भी क्वेश्चंस, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ क्लास लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अपने जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ये जो है कि क्लास जरूर शेयर करें, जो वीडियो जरूर शेयर करें, और अपना कॉमेट हब परिवार को ये बेशकीमती सपोर्ट बनाए रखें। तब तक की क्लास, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।